बातचीत में। लेकिन आगे बढ़ते हैं, वैभव सांघवी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव ऑफ कोर्स एवेंडिस कैपिटल में काम करते हैं और बाजार को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, मैक्रोज एज वेल एज माइक्रोज और लॉन्ग शॉर्ट फंड चलाते हैं। वैभव, आपके हिसाब से ये तो ऊपर की तरफ ज्यादा ही स्ट्रेच हो रही है। मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक पीपल को भी थोड़ा सा ये सरप्राइज लग रहा है मूव। पहले तो स्ट्रांग पोजीशनिंग थी जाते हुए, उसके बाद ड्यूरिंग द बजट, और आज भी 1.5% का मूव आपको दिखाई दे रहा है। 17,800 आ गया। ऐसा क्या था बजट में आपके हिसाब से? बजट में डेफिनेटली जिस हिसाब से वित्त मंत्री ने जो भार रखा है इन टर्म्स ऑफ केपेक्स और सप्लाई साइड इन टर्म्स ऑफ देयर पॉलिसीज विच दे हैव बीन काफी सालों से चली आ रही है। सो उसी पे कंसिस्टेंसी रखे हुए और साथ में ये भी नेक्स्ट 25 इयर्स का पाथ बताते हुए और ग्लिम्सेस ऑफ दो पाथ बताते हुए भी जहां आप क्लाइमेट चेंज के को भी एड्रेस कर रहे हैं, नई इंडस्ट्री को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सो ये सब मिला के अगर हम देखें फ्रॉम अ फिस्कल हेल्थ पर्सपेक्टिव, जो हमें लगता है कि वो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं, और इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग इन द राइट एरिया जो आप हम देखें केपेक्स में, इंडस्ट्रियल्स में और क्लाइमेट चेंज में पैसा निवेश कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मार्केट बहुत ही उत्तेजित है और काफी एनकरेज्ड है लॉन्ग थिंकिंग के कारण। लेट मी पुट दैट वे। सो मार्केट्स हैव गिवन अ थम्स अप ऑल्सो। और एक बात बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि जब हम बजट में एंटर कर रहे थे तब ग्लोबल मार्केट्स बहुत ही वीक थे, और उसी के कारण जो पोजीशनिंग आप देखेंगे प्री बजट में वो काफी लाइट लाइट जा रही थी गोइंग इनटू द बजट। तो बजट के बाद इज व्हेन यू सॉ दैट सरप्राइज मूव, और कोई पैनिक भी नहीं आया इन स्पाइट ऑफ द इंक्रीज बोरोइंग टारगेट्स। तो यही हमारा आंकलन रहेगा। राइट वैभव, वेरी क्विकली ये बताइए कि इस समय आपकी पोजीशनिंग कैसी है लॉन्ग शॉर्ट साइड पे? तो फिलहाल हम जनरली क्या करते हैं कि बिफोर द बजट हम जनरली कोई किसी बाजू की डायरेक्शन हम नहीं देखते हैं, हम नहीं प्री पोजीशन करते हैं। एक बार बजट आ गया हम उसके बाद उनका एनालिसिस करते हैं और उसके बाद ही हम पोजीशन करते हैं, और इस एनालिसिस के बाद हमें लगता है कि हम यहाँ से थोड़ा लॉन्ग और जा सकते हैं यहाँ से। हम लोग ये बोल रहे हैं कि बजट कैपेक्स वाला था, कैपेक्स वाला था। ये कैपेक्स खर्च कहाँ पे होगा? गवर्नमेंट की प्रेफरेंशियल लिस्ट में है क्या? ये इंफ्रा वाला बजट है, ये रेलवेज वाला बजट है कैपेक्स के हिसाब से, या फिर ये कैपेक्स थोड़ा डिजिटल वाला होगा? ये कैपेक्स खर्च कहाँ पर होगा? फिर आई थिंक ये केपेक्स जब हम बात करते हैं, आई थिंक उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए आई थिंक वो स्टेट्स को दे रहे हैं केपेक्स के लिए। वो एक आई वुड से कि वो मल्टीप्लायर इफेक्ट हो सकता है अगर स्टेट्स कोई अच्छे प्लान फॉर्म अप करके वो निवेश कर सके। एट द सेम टाइम आप देखें कि रोड्स में थोड़ी एलोकेशन बढ़ाई है और अदर एंसिलरी प्रोजेक्ट्स में भी बढ़ाई है, बट most probably I think the biggest two areas are state dole out and to increase allocation on the roads. राइट राइट वैभव, साथ ही हम देख रहे हैं कि इस बजट में अगर देखें तो कई सारे सेक्टर्स जिनकी एक्सपेक्टेशन थी, लाइक डिफेंस वाज एक्सपेक्टिंग कि उनके लिए ज़्यादा एक एलोकेशन होगी। हालांकि डोमेस्टिक कंपनियों को जोर देने की बात फिर से कही है, अराउंड अबाउट 65% आई थिंक विल फोकस हैज टू बी ऑन इंडियन मेकर्स ओनली। यहाँ पर आपको लाइक आर यू सरप्राइज, आर यू कन्विंस्ड कि इतनी एलोकेशन ठीक थी, या यहाँ पर आपका क्या रिएक्शन होगा? See, of course, allocation on defense एक फ्लूइड नंबर होता है कि अगर समझो हमेशा हम देखते हैं कि बजट आफ्टर बजट हम हमेशा सुनते हैं कि अभी इतना एलोकेशन है और कभी भी जरूरत पड़ी डिफेंस के बारे में तो इंक्रीज एलोकेशन होगा। बट डायरेक्शनली मोर इम्पोर्टेंट, जैसे आपने पॉइंट आउट किया है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए जो एलोकेशन किया हुआ है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए, वो बहुत सराहनीय है। आई थिंक वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी एनकरेज करेगा, मैन्युफैक्चरिंग को भी एनकरेज करेगा। सो एलोकेशंस तो ठीक है, बिकॉज एलोकेशंस में नहीं जाऊंगा क्योंकि अगर आप वेरियस हेड्स देखें इंक्लूडिंग योर रेवेन्यू सोर्सेज, योर एक्सपेंडिचर सोर्सेज, सबके जो नंबर्स हैं हमारे हिसाब से काफी कंजर्वेटिव बेक्ड इन किए हुए हैं। सो रादर देन द एलोकेशंस आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट कि वो जो नुआंस देखें, वो डायरेक्शन देखते हैं,
वहां से पैसा बनने की ज्यादा गुंजाइश रहेगी। Vaibhav, good afternoon. Mansi, this side, Avendus, very well known for research management, credit solutions, काफ़ी सारी चीज़ें। इसी वजह से जब हम आपसे बात कर रहे हैं, काफ़ी सारी इंसाइटफुल चीज़ें, इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ पर पा रहे हैं, और आगे भी यहाँ पर जिस तरह से सिचुएशन बजट के ठीक बाद हम मार्केट में देख रहे हैं, एक तरह का नज़रिया आपका जानना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हैं जिस पर खास फोकस आता हुआ दिखा। एक तो यहाँ पर पर्टिकुलरली PLI स्कीम बजट के आउटलुक में सबसे पहले अगर कुछ निकल कर आया तो यहाँ पर इसकी पोटेंशियल को लेकर काफ़ी अच्छी बात कही गई कि एडिशनल प्रोडक्शन करीब 30 लाख करोड़ का यहाँ पर आता हुआ देखने की क्षमता है। इसके अलावा इंफ्रा, हाउसिंग पर भी फोकस कुछ हद तक किया गया। ऑफ कोर्स तमाम जब बजट की बात होती है, बारीकियों की बात होती है, तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिस पर खास फोकस होता है, पर्टिकुलरली PLI और साथ ही इंफ्रा रिलेटेड जो बातचीत, ऐलान होते हुए दिखे, इन्हें मद्देनजर रखते हुए कितना डेवलपमेंटल बजट आपको दिखा? डेवलपमेंट बजट तो डेफिनेटली है, क्योंकि अगर हम देखें कि अब डायरेक्शनल मूव्स देखते हैं रादर देन स्पेसिफिक एलोकेशंस, डेफिनेटली स्पेसिफिक एलोकेशन भी देखेंगे। अगर PLI में आप देखें, सोलार के लिए आपने 19,500 करोड़ की बढ़ोतरी की है, सो डेफिनेटली वो पुश मिलेगा। बट फ्रॉम अ डायरेक्शनल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें कि COP26 समिट में जो अपने कमिटमेंट है नेट जीरो बाय 2070, आज से वो उसकी प्लानिंग हुई है, चालू हुई है। हर बजट में वो जो पुश कर रहे हैं रिन्यूएबल सेक्टर को, जो आपने ग्रीन बॉन्ड्स देखें कि फाइनेंस लेके आएंगे फॉर कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए। सो ये एक स्पेसिफिक एरिया है जो हमें लगता है कि ये मल्टी डेकेडल अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। और आई थिंक ये विजनरी लीडरशिप और विजनरी थॉट्स ही इनको इम्प्लीमेंट कर सकता है फ्रॉम हियर टू 2070 ऑनवर्ड्स। बट उसकी एक्शन प्लान इस बजट से हमें दिखाई दी है। सो increasing focus on reducing the carbon footprint is a very encouraging step in our view. Apart from the normal expenditure from a capex side, जो हम roads, infra, railways की बात हमेशा करते हैं, वो तो definitely है, but साथ में additional ये भी है जो काफी I would say motivating है। वैभव, इस बजट में ना कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे जो थोड़े मिस हुए, उसने रिएक्शन अपना कल ही दे दिया। पहला तो था डिसइन्वेस्टमेंट का। सरकार ने ऐसा तो बताया नहीं कि इस कंपनी को हम बेचने जा रहे हैं, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि हम ठीक है, एक LIC को हम IPO लेके आने वाले। पहला पॉइंट सिर्फ यही क्लियर किया, क्लैरिटी ज़्यादा नहीं थी। दूसरा पॉइंट, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम 1,45,000 करोड़ रुपये आएगा, आया 1,05,000 करोड़। 25% का कट फर्टिलाइजर सब्सिडी में। 5 राज्यों में चुनाव है, ये एक बड़ा मिस लगता है क्या आपको? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है आपने। अगर आप ये सब्सिडी एलोकेशन सब देखे हैं, हमने उसमें नंबर्स कम देखे हैं। अगेन विल हैव टू वेट एंड सी, बट हमारा अनुमान है कि वी मे सी सम फर्दर पुश कमिंग ऑन टू द रूरल बाय अ स्पेसिफिक स्कीम और सोशल मेजर्स, बिकॉज वो बहुत ही ज़रूरत है कि जो लोअर तबके के लोग हैं उनको सपोर्ट करना। सो आई वुड नॉट बी सरप्राइज गिवन जो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स हैं बजट में, उसके कारण हम एक काफी अच्छा बफर बनाए हुए हैं इन द बजट इज माय व्यू। उसके कारण हम कोई सोशल प्रोग्राम भी आगे जाके देख सकते हैं टू सपोर्ट द लोअर इनकम गाइस। वैभव, अब एक ओवरऑल एक व्यू आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ा ट्रिगर बजट था वो ओवर हो गया, एक इलेक्शन दूसरा बड़ा ट्रिगर रहेगा डोमेस्टिकली, बाकी अदरवाइज अच्छे इंडिकेटर्स आपको इकोनॉमिक फ्रंट पर दिख रहे हैं, जिस तरह के फिगर्स भी हमने, चाहे आप फॉरेन रिजर्व की बात हो, GDP कलेक्शन की बात हो, एक्सपोर्ट्स की हो, वो सारे अब अच्छे इंडिकेटर्स हैं। क्या आपको लग रहा है कि अब जो ग्लोबली एक क्यू सबसे ज्यादा जिसकी टेंशन थी, जिससे स्केयर आ रहा था, जो एक सेल ऑफ हम US मार्केट्स में देख रहे थे, और वो भी बाजार को पता है कि इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ने हैं, अब वहां से जिस तरह की हेडविंड्स आ रही थी, क्या वो आपको लगता है कि अब शायद वो एड्रेस हो गई हैं, या वो अब डर नहीं है, अच्छे इंडिकेटर्स हैं, ग्लोबली भी अब आपको सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, हेडविंड्स आर ओवर नाउ, या फिर आपको लगता है कि किसी तरह की डिसरप्शंस और क्रिएट हो सकती हैं इस साल के लिए? अपार्ट फ्रॉम द बजट, अगर आप बजट को अगर समझो बाजू में रखते हैं और सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स पे अगर फोकस करते हैं, तो फेड की जो हॉकिशनेस है वो लास्ट मीटिंग में बहुत ही ज्यादा थी।
राइट। उसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की बात की। जब उनको क्वेश्चन पूछा गया कि 50 बेसिस पॉइंट आप देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, तो उन लोगों ने ठीक-ठीक सही आंसर नहीं दिया, राइटली सो। और थर्ड उन लोग ने बात की कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग प्रोग्राम की भी बात की ड्यूरिंग द ईयर। नाउ अगर हम उसको पूरा आंकलन करें तो वो क्लियर है कि लिक्विडिटी ग्लोबल की तरफ से थोड़ी घटनी है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़नी है। और उसी के कारण हम कहते आ रहे हैं कि थोड़ी जो ग्लोबल पीज़ है, पी रेशियोज़ ऑफ द मार्केट्स, वो उसमें थोड़ी कटौती आ सकती है। तो जो भी स्टॉक्स या जो भी सेक्टर्स जहाँ अर्निंग्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन वैल्यूएशन ज़्यादा है, वो हमें लगता है कि उसमें थोड़ा-सा प्रेशर आ सकता है। तो ये ग्लोबल स्टैंड पॉइंट के वहाँ से ये हमें ध्यान रखना डेफ़िनेटली आवश्यक है। अगर हाँ, शॉर्टर टर्म में वॉलेटिलिटी कम हुई है, आपने 32-35% की वॉलेटिलिटी जो अभी गई थी, वो भी 21%, साढ़े 21% हुई है। बट अगर वो फर्दर कूल ऑफ होता है तो पॉसिबली मार्केट को थोड़ा लीवे मिल जाएगा ऊपर आने के लिए। बट इंटरेस्ट रेट्स एंड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग ये बड़े मुख्य पहलू रहेंगे नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। एक आखिरी सवाल वेरी क्विकली, इस समय आपकी पोजीशन वाइज सबसे बड़ी पोजीशन किस तरफ है और कौन से सेक्टर में है ऐसे स्टॉक्स? जी, हमें प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि क्रेडिट ग्रोथ आएगा और आईटी भी हमें अच्छा लगता है आफ्टर द करेक्शन। सो इन दैट रिस्पेक्ट अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, बट नॉट ऑन अ वेरी एग्रेसिव बेसिस। इसलिए हम स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि थोड़ा लॉन्ग जा रहे हैं, लेकिन नॉट इन अ वेरी वेरी अग्रेसिव मैनर फ्रॉम अ पोजिशनिंग पर्सपेक्टिव। एक और बात कहना चाहूँगा फ्रॉम एआईएफ इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव एज वेल, कि हालांकि बजट बहुत ही बेहतरीन था, एआईएफ इंडस्ट्री की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी पास थ्रू टैक्सेशन की, जो नहीं आई है। और हम आशा करते हैं कि जो आपके व्यूअर्स हैं इन द नॉर्थ ब्लॉक देखते हुए, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी टू काइंडली कंसिडर दैट। ऑलवेज एंजॉय चैटिंग विद यू। बहुत बहुत धन्यवाद आज अपना समय निकालने के लिए। आगे चलते हैं और मेगा आरजे